जैसे आपने जिक्र किया कि ज़्यादा दौर में आप बच्चे थे और आपने देखा चीज़ों को, तो लेकिन जब मुशर्रफ का दौर आया तो फिर आप लोगों ने दुआ कर करके उससे वो जान छुड़वाने वाला सिलसिला शुरू किया। तो आप ज़िया और मुशर्रफ के दौर को वुमेन पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? मतलब ये कि ज़िया के जो जो नैरेटिव था वो तो प्योरली जो था वो एक हार्ड लाइन इंटरप्रिटेशन रिलीजन की लेकर वो चल रहे थे, और उसके लिए ज़रूरी नहीं था उनको छेड़ना सोशल पर्टिकुलरिटीज़ को और सोशल कलेक्टिविटीज़ को, क्योंकि वो सूट करता था वो उस वक्त। स्टर्न का एक आर्टिकल भी है जहाद कल्चर इन पाकिस्तान में, और तो उसके अंदर एक आदमी के बारे में उसने लिखा कि एक बच्चा अगर पंजाब में मारा जाता था अफगानिस्तान में लड़ते हुए, तो वो पूरे खानदान की इज्जत हो जाती कि हमारा बच्चा अफगानिस्तान में लड़ते हुए मारा गया, ज़िया के ज़माने में, और लोग उसको इज्जत की नज़र से देखते थे। अब सबसे ज़्यादा नुकसान तो माँ का हुआ था, सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसका बेटा मर गया, और अब फाइनेंशियल बर्डन भी आएगा, लेकिन उसको सोसाइटी तो कन्वेंशनली जो रवैया रहा उनका वो ऐसे ही था, जो कि ट्रेडिशनल जो रोल है औरत का वो सूट करता है। मुशर्रफ ने दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की थी अब हम चेंज हो गए, अब हम चेंज हो गए, और वे एकदम से, मुझे याद है कि ज़िया के ज़माने में मुझे याद है कि जो पब्लिक स्फेयर के अंदर औरत की रिप्रेजेंटेशन ज़िया के दौर में थी, जाहिर है कि वो नेचुरल नहीं थी उस पब्लिक स्फेयर में जो जैसे थी। मुझे याद है ज़िया का तबाह हुआ, और उसके बाद जो है बेनज़ीर ने जिस दिन वो उठाया, उसके दूसरे दिन एक वो आया था प्रोग्राम टीवी पे, उसका नाम था पता नहीं क्या, यूथ नाइट, उसमें अली असमत और अपना ये सारे जो बाद में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बने, वो सारों की पहली एंट्री उसमें हुई थी। और जितनी जो न्यूज कास्टर्स थी जिनको हमने कभी बगैर दुपट्टे के नहीं देखा था सब, तो सवाल ये कि स्टेट रेजीम चेंज होने से इंसान कैसे चेंज होता है, लेकिन वो फोर्सफुली कंपल्जन कर रहे थे, क्योंकि उनको वो मौका मिला उस जबरी चीज को उतारने कि दोनों नेचुरल, क्योंकि मेरी माँ चेंज नहीं हुई ज़िया और मुशर्रफ, ना मेरी बहन चेंज, ना बानो कुदसिया चेंज। तो ये समझना कि स्टेट हर चीज को काबू कर लेती है। मुशर्रफ के 10 साल के अंदर क्या पाकिस्तानी औरत बिल्कुल फारिग हो गई अपने कन्वेंशन अपने ट्रेडिशन से, लेकिन उसने बड़ी औरतें हुई भी, चेंज भी हुई। इसी तरह ज़िया के दौर में भी, ज़िया के ज़माने में भी बहुत सारी हुई होंगी, लेकिन आपको रजिस्टर देगा। प्रॉब्लम ये मैं तो बार बार बताता रहा हूँ कि जो पब्लिक स्फेयर है ना, जैसे इस स्फेयर में हमें कंट्रोल एनवायरनमेंट में, ये एक क्रिस्टलाइज कॉन्वर्सेशन जो होता है नेचुरल नहीं होता, तो वो पब्लिक स्फेयर के अंदर भी जो हो रहा था वो जाहिर है कि वो नेचुरल नहीं था। तो आपने कहा अब जमाना बदल गया, क्योंकि स्क्रीन के सामने लोग बदल गए, कि जाहिर है इस तरह जमाने नहीं बदलते, और जो लोग जमानों के बारे में उस डिजिटली कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड को देख के राय बना रहे होते हैं वो गलती करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में किसका ये ख्याल था कि इलेक्शन जीत जाएगा? किसी का भी नहीं। किसी का भी। सर, आपको क्या लगता है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, या आप ये कहें कि औरतों को कैसी सूरत हाल का सामना होता है पाकिस्तान के अंदर की इतनी फेवरेबल नहीं है, वल्नरेबल है, ऑपरेशन है, तो उसको इनकाउंटर एक पढ़ी लिखी औरत ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है, या तालीम को हम एक नहीं टूल के तौर पे ले सकते कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, ये मैटर नहीं करता वायलेंस को काउंटर करने के लिए? देखो, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जेंडर स्पेसिफिक है, वो पावर और वीक की है।
जहाँ लेकिन पे औरत फॉर्चुनेटली मैन जो है, जैसे हम वॉयलेंस को देखते हैं, वॉयलेंस का जो पूरा इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ औरत वायलेंस करती आती है, लेकिन हम देखते हैं कि मेजोरिटी केसेस के अंदर औरत के साथ वायलेंस होता है, कभी जहेज के नाम पर मुख्तलिफ इसके सोशल नॉर्म्स हैं जिनकी बुनियाद पर उसके साथ होता है, ऐसे भी हम देखते हैं। तो जो उसके साथ ये सूरत हाल है, उसको वो काउंटर करने के लिए एजुकेशन कोई रोल प्ले करती है? एजुकेशन तो डेफिनेटली रोल प्ले करती है, लेकिन मैं बेसिकली उस आर्गुमेंट को नहीं बाई करता कि पाकिस्तान के अंदर औरतों के साथ जो वायलेंस होता है उसकी नौयत डिफरेंट है उस वायलेंस के साथ जो दुनिया में कहीं पर भी औरत के साथ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे वायलेंस हम अमेरिका, इसको जैसे कैसे फॉर इंस्टेंस जो शर्मीन वेद शनॉय ने जो आर्गुमेंट बिल्डअप किया है उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ऐसी थ्रोइंग पाकिस्तान में अमेरिका में कितनी इससे ज्यादा होती है, जी। रेप केसेस इससे ज्यादा होते हैं, क्राइम्स की यानी रेशो कि, भी ज्यादा है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी कोई चीज उठा के उसको इतना फैला दिया जाता है कि जैसे यहाँ सब टाइम ये हो रहा है जैसे कोई पाकिस्तान के बारे में सुने। यूसुफजई ऐसे बताती जैसे सिर्फ वही एक पढ़ना चाहती थी और सब लोग जाए थे। मेरी मुमानी मैं 1958 के अंदर वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, सर्जन थी और हेड थी अपनी, और भी इसकी बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं ऐसी खवातीन की। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि जो वायलेंस है या जो औरत को एक ऑपरेशन का इंस्टीट्यूशन फेस करना पड़ता है, उसको वो भले आप कहीं भी देते हैं, पाकिस्तान है या कहीं भी और है, तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए इफेक्टिवली तालीम याफ्ता औरत बेहतर तरीके से करती। कोई भी फॉर्म ऑफ वायलेंस हो वो उसको काउंटर करने के लिए एजुकेशन आपको एक मदद फराहम करती है, लेकिन वो सफिशिएंट कॉज है, वो नेसेसरी कॉज नहीं, नेसेसरी इफेक्ट नहीं। यानी कि मसलन ये कि अगर तुम एजुकेटेड, जैसे यूरोप के अंदर, अमेरिका में 52% औरतों के वायलेंस होते हैं, शौहर उनकी कमाई करते हैं 52% और वो पढ़ी लिखी होती है। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि वो इन्फॉर्म नहीं करती स्टेट को, हालांकि स्टेट लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो कहती है कि ठीक है इसने मुझे फिजिकल हुआ, मुझे मारा, लेकिन मैं नहीं बता रही क्योंकि मैं अपनी शादी को खत्म बचाना चाहती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पढ़ी लिखी भी है, स्टेट भी उसकी मदद के लिए खड़ी हुई है, वो चाहे तो उसकी आधी प्रॉपर्टी भी ले सकती है, लेकिन उसके लिए वो मैरिज बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के बढ़ने के नतीजे में इम्कान इस बात का ज्यादा बढ़ेगा कि वायलेंस कम हो, लेकिन इशू ये है कि जो वायलेंस की जो नोशन है, वो वायलेंस जो बढ़ रहा है माशरे के अंदर, उसकी बुनियादी वजह जेंडर नहीं है, उसकी बुनियादी वजह रेस्टलेसनेस है, डिसएंचांटमेंट है, इंटॉलरेंस है। और इंटॉलरेंस जो है वो स्पेसिफिक नहीं है पाकिस्तानी कल्चर में। पाकिस्तानी सोसाइटी में इंटॉलरेंस के बढ़ने की वजह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, पाकिस्तान में डिससैटिस्फैक्शन। लेकिन आप ये देखें कि और कंस्ट्रक्ट ऐसा हो चुका है सोसाइटी के अंदर कि इस सूरत हाल में औरत उस तरह नहीं रिएक्ट करती जैसे आदमी करता है। तो ये रेशो तो ज्यादा है कि आदमी ज्यादा उस सूरत हाल के अंदर रिएक्ट करता है और औरत कम। हो सकता है हमारे खानदान में तो आमतौर पर हम इंजॉयमेंट करें तो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो हमारे पास रजिस्टर होती हैं चीजें, उसमें तो हम यही देखते हैं ना ज्यादा में कि औरतों पे वायलेंस ज्यादा, वो फिजिकल वायलेंस है, वो एसिड थ्रोइंग है, वो बर्न कर देना है, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। वो आप जैसे कह रहे थे वीक और स्ट्रॉन्ग वाली ताकतवर वाली बात है, लेकिन जो वायलेंस की कैफियत की मैनिफेस्टेशन है वो औरत के ऊपर दूसरे एंड से ज्यादा हो रही है। देखो पहली बात तो ये कि ये दूसरा और पहला नहीं होता, क्योंकि बुनियादी तौर पर इंसान साथ रहते हैं, और जब इंसान साथ रहते हैं तो उसके अंदर ताकत का जो तवाज़ुन होता है वो ह्यूमन रिलेशनशिप इस सतह पर रिड्यूस क्यों हो रहे हैं, बुनियादी सवाल ये।
अब अगर फर्ज करें कि हम इन सारी बहसों को रोक दें और ये बताएं कि रिड्यूस होने के बाद पे कौन है, तो जाहिर है फिर तशद्दुद उस पे होगा जो ज्यादा कमजोर होगा। फर्ज करें कि मैं और शेर अगर एक हो और मैं शेर आ जाए तो जाहिर है कि तो आप मुझसे पूछें नहीं शेर क्या करेगा, नहीं आप क्या करेंगे, मैं कहूँगा मैं तो कुछ नहीं करूँगा, शेर ही करेगा। तो जो ताकतवर होगा ना, जो हाँ, लेकिन हमारा आप मुझे इन बताएं, जनरल मैं सोसाइटी मिसाल की औरत को जो है वो इतना ताकतवर नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो इंटरप्रिटेशन है कि औरत जो है वो हमेशा विक्टिम होती है, नहीं, नॉट एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो औरत विक्टिम है, मोस्ट ऑफ द टाइम वीक विक्टिम होता है, वीक औरत नहीं। मिसाल के तौर पे एक अगर आप लेकिन वीक को हमने अटैच कर दिया ना विद वुमेन। ये मिस इंटरप्रिटेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन है उसकी बुनियादी वजह ये कि जो सोसाइटी है वो औरत को खुला नहीं छोड़ देती है। आप जाएं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, किसी औरत का कोई बदतमीजी करे तो उस मर्द का क्या हशर है, मत क्या करेंगे, छोड़ बोलेंगे बहुत अच्छा हो रहा है ताली है, नहीं वो तो उसको सपोर्ट करेंगे लड़की को। लेकिन ये हम बात करें पब्लिक स्पेसेस पे कुछ हो रहा है, आप सोशल स्ट्रक्चर में भी यही होता है। मिसाल के तौर पे मेरा बहनों डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम इन जनरल देखते हैं अगर तुम विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस थिंग के वो हमारी फैमिली में नहीं होगा। नहीं, इस फैमिली के अंदर घर के अंदर जो हो रहा है वो वैक्यूम में नहीं है, वो एक सोसाइटी के अंदर ही है और उस सोसाइटी के अंदर वो औरत अकेली नहीं है, उसका बाप भी है, उसके भाई भी है, उसके चाचा भी है, उसके मामा भी है। अगर फर्ज किया कि आप कहेंगे ये सारे फैक्टर्स को हम माइनस कर देते हैं सिर्फ औरत और सिर्फ मर्द, जाहिर ऐसा तो नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है। सिर्फ ड्रामों में होता है एक ऐसी औरत जो जवान भी होती है, खूबसूरत भी होती है और अभी तक उसे किसी से मोहब्बत भी नहीं हुई। ऐसी तो आमतौर पर देखिए आपने कभी जो जवान भी हो और खूबसूरत भी हो और बहुत पढ़ी लिखी भी हो और आज तक कोई खूबसूरत मर्द उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में, और वो ये सोच रही है कि कोई बेहतर होता है। ऐसा सिर्फ ड्रामे में होता है, एक्चुअली नहीं होता। पूरे मोहल्ले को पता होता है कि किस घर में कौन सी औरत खूबसूरत है। सर आपका आर्गुमेंट इस पे क्या होगा? जैसे मैं ये आपके साथ आर्गुमेंट शेयर कर रही हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर औरत जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस का शिकार होती है, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। बार तुमसे मैं ये कह रहा हूँ कि वो वीक होता है असल जो तो हमारे यहाँ औरत को मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि हमारे लिए ओपिनियन तो ये है ना जो ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि औरत को वीक के साथ नहीं हम होता? नहीं, औरत वीक नहीं होती। सर आइडेंटिटी क्राइसिस के मौजूदा और मुमकिन इसरार क्या है और क्या हो सकते हैं, और क्या रवायती क्लासिकी तस्वुर इंसान के डिस्कोर्स में रहते हुए इसका जवाब दिया जा सकता है? जाहिर है कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में उसकी वजह जो है वो प्रॉब्लम ये है कि जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं दो फियर्स के बीच में। एक फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड और दूसरा है फियर ऑफ बीइंग डोमिनेटेड बाय द अदर ग्रुप। सही है? तो एक को हम कहते हैं बिलेटेड कॉन्शियसनेस और एक को हम कहते हैं नेगेटिव आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस। ये दोनों अपनी डायमेंशंस में असर्टिव नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं तुमसे कहता हूँ मैं पीछे रह गया, हम पीछे रह गए, तो हम अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं इन एंटागोनिज्म और इन कंपैरिजन विद समवन अदर देन आवरसेल्व्स। जैसे अमेरिका हमसे आगे निकल गया, यूरोप हमसे आगे पीछे रह गया। जाहिर है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है कि मैं पीछे रह गया। दूसरा ये कि वो मुझे मारेगा। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने बयान दिया तो सारे पाकिस्तानी समझ रहे आपको हमें मारेंगे, पहले से ही तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे भाग गए, बहुत सारे ने पैसे जमा करने शुरू कर देंगे, यू नो। तो कोई दूसरा हमें डोमिनेट करेगा, दूसरा कोई भी हो सकता है,
दूसरा आदमी हो सकता है, दूसरा पंजाबी हो सकता है, दूसरा फौज हो सकती है, दूसरा बलूच हो सकते हैं, दूसरा महाजिर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यानी कि आप नेगेटिव आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस और बिहेवियर कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर अपनी आइडेंटिटीज को डिफाइन करें। तो बुनियादी तौर पर अगर मैं कोई अपने आप को नेगेटिव आइडेंटिटी की बुनियाद पर डिफाइन करूं तो मेरा क्राइसिस कभी ओवरकम नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि दिस इज स्टेबल, तो ये सच है या नहीं? अगर मैं कहूं कि दिस इज नॉट चेयर तो क्या ये ट्रू है या नहीं? तो इस टेबल को निगेट करने के कितने पॉसिबल जुमले हैं? इनन्यूमरेबल, और वो सारे ट्रू होंगे कि नहीं? लेकिन इससे ये पता चलेगा कि ये क्या है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो असर्टिव डेफिनेशन हमने देने की कोशिश की, जैसे मैं मुसलमान हूँ, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिक कि देखो जब भी तुम कोई असर्टिव बात करोगे ना तो फिर तुम बर्डन ऑफ डिफेंस तुम पर आ जाएगा। तो अच्छा, तो फिर असल इस्लाम क्या होता है और ये गलत इस्लाम क्या होता है और सही इस्लाम क्या होता है और आप देवबंदी अंग्रेजी वगैरह, तो आपने क्या किया, मैं ऐसा मुसलमान नहीं, बजाय ये कि हम कैसे मुसलमान हूँ, मैं ऐसा मुसलमान हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं, तो फिर तुम कैसे हो? तो ये तो तुम नहीं बता रहे, क्योंकि जब भी तुम बताओगे कि मैं ऐसा मुसलमान हूँ तो बर्डन ऑफ आइडेंटिटी तुम पर आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सीरियसली कोशिश करनी पड़ेगी लोगों को। और एक दूसरा प्रॉब्लम हम लोग का ये कि हम 4 सदियों में बैक पॉइंट किया है। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो 17-18 सेंचुरी का है, हमारा जो रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1400 years का है, जो हम रेयर है 21st सेंचुरी, इंफॉर्मेशन 22nd सेंचुरी की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हर जमाने को मेंटेन करें, हर जमाने को आप मेंटेन नहीं कर पाते तो नतीजा ये होता है कि आपके पास एक ही कि आप रिलेटेड कॉन्शियसनेस में परेशान हो जाए कि मैं पीछे रह गया तो मुझे क्या करना है, जल्दी से तरक्की करनी है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ो। तो हम लोग सब आगे बढ़ने की कोशिश में सब कुछ डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। दूसरा ये कि हर बंदा अपने आप को डिफाइन कर रहा है इन एंटागोनिज्म विद अमेरिका, इन एंटागोनिज्म विद यूरोप, इन एंटागोनिज्म विद ट्राइबलिज्म, इन एंटागोनिज्म विद नेचर। ये सब नेगेटिव है, वो ट्रू है लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि आप क्या हैं, तो उसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे जूडिथ बटलर कहती है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो गिवन नहीं है, एक्वायर्ड है। तो जो एक औरत है वो एक आदमी भी हो सकती है अपनी परफॉर्मेंस से, और एक आदमी जो है वो औरत भी हो सकता है। तो इससे जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हुआ है, उनकी उस जेंडर परफॉर्मेटिविटी से एक आप सोच में वो आप हो सकते हैं, और जो आप हो सकते हैं जो कर रहे हैं वही आपका जेंडर है। इसका रिस्पॉन्स या इसका जवाब भी हम अपने क्लासिकी तस्वुर इंसान के डिस्कोर्स के अंदर रखते हुए देख सकते हैं। देखो मसला ये है कि जिसे तुम कहती हो ना फिर क्लासिकल है, ये बताते को इशू है। मिसाल के तौर पे क्लासिकल जो डिस्कोर्स है वो स्कोलास्टिक है, या क्लासिकल डिस्कोर्स जो है तुम्हारा ऑर्थोडॉक्स फंडामेंटलिस्ट है, या क्लासिकल से तुम्हारी मुराद जो है सूफिया की जो इंटरप्रिटेशन है, सूफिया के अंदर भी वो लोग जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द फेथ का तस्वीर रखते हैं ये कॉन्सेप्ट। लेकिन फर्ज क्या है, अगर फर्ज किया कि तुम बिल्कुल एक सिंपल आम रिलीजियस पर्सपेक्टिव में मुसलमान होते के नाते तुम कर सकते हो, तो वो ये तुमसे कहे अगर हम इसको एक लेजिटिमेट रवायत मैं बता रहा हूँ कि रिवायत का जो तस्वीर पाकिस्तान के अंदर जो लोग प्रमोट कर रहे हैं वो मैंने बहुत समझ लिया जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ फेथ पे चलता है। मैं उसे भाई नहीं करता, ना मैं उसे भी करता,
और मैं ये समझता हूँ कि हर ट्रेडिशन इक्वल स्टेटस का नहीं होता। एक ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में ट्रेडिशंस के दरमियान हमेशा एक कंपेटिटिव रिलेशनशिप होता है और हमेशा ट्रेडिशन कंपीटिंग रिलेशनशिप्स में होते हैं अपने दूसरे इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द ट्रेडिशन के हवाले से। लिहाजा वो तो लड़ाई वाली ही दायरा है, लेकिन ये जो हमारा जो यूँ समझ लें कि इम्पोर्टेंट जो ट्रेडिशनलिज्म है वो मॉडर्निटी के खिलाफ तो जाहिर है कि रिएक्ट करता है, लेकिन विद इन ट्रेडिशन जो है वो कंपेटिटिव नहीं है। मॉडर्निटी के लिए वो रहने को और इन क्वांटिटी भी ले लेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि क्रिश्चियन ट्रेडिशन में और इस्लामिक ट्रेडिशन में और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में लेजिटिमेट ट्रेडिशन कौन सा है, तो ये वो नहीं डिस्कस करता। लेकिन हमारी रवायत का वो हिस्सा या हमारे रवायत के वो लोग जो सबसे जिनके ऊपर ज्यादा कंसेंसस रहा है और उनकी बात के ऊपर हमें उस तरह के एतराज़ात नहीं मिलते, उनके डिस्कोर्स के अंदर क्या इस जी बिल्कुल ऐसा है जिनके ऊपर कंसेंसस है उनके अंदर से निकाला जाए। और उनका जो कंसेंसस बना है वो इसकी वजह से ये नहीं है कि जो चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट वो देते हैं, बल्कि उनकी कंसेंसस की जो बुनियाद है वो फाउंडेशन है जिनसे वो निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, इसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि बटलर जो कह रही है वो ये कह रही है कि भाई यू आर व्हाट you have been interpreted. So whatever you have been interpreted, that might be legitimate, that might be illegitimate. So you are what you have labelized by the other. तो अगर तुम्हें जिस तरह से labelize कर दिया, मुझे disown करके कोई और labelization करना चाहिए तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि उसको रिस्पॉन्ड करके आप जब एक दूसरा नैरेटिव पेश करेंगे, अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो वो भी उतना ही केओस पैदा करेगा जितना कि कोई। जैसे मैंने बताया कि मैं फेमिनिस्ट हूँ लेकिन बटलर वाली फेमिनिस्ट नहीं, ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ ना। सवाल ये कि आप कौन है। लेकिन डिस्कोर्स के अंदर मुख्तलिफ राय के लोग होते हैं, वो अपनी मुख्तलिफ पोजीशंस लेते हैं। वो ब्रॉडर डिस्कोर्स के अंदर जैसे हम अगर पोस्ट मॉडर्न टाइम की बात करें तो उसके अंदर भी हमें कुछ लोगों को मिलते हैं जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे और उनसे फिर इवॉल्व हुआ और पोस्ट मॉडर्न और वो उसमें गए, और कुछ जिनको हम पहली नस्ल भी कहते हैं और कुछ जो है वो उन सब में पोस्ट मॉडर्निज्म कोई एक बॉडी ऑफ स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन उन सब में एक कॉमन डिनोमिनेटर है कि देयर इज नो ग्रैंड नैरेटिव। हाँ, वो मेटा नैरेटिव्स को नहीं मानते। ठीक है, इसी तरीके से फेमिनिज्म से किसी न किसी लेवल पर तो आपको कंसेंसस बिल्डअप करना पड़ेगा ना, कि फर्ज किया कि औरत एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्टिकुलरिटी है या एक डिफरेंट पर्टिकुलरिटी है व्हिच शुड बी इंटरप्रेटेड बाय इट्स ओन लेंसेस। लेट्स सपोज आप तमाम फेमिनिस्ट डाइवर्सिफाइड इंटरप्रिटेशन में से कोई एक कॉमन मीटिंग पॉइंट से निकालेंगे जी। लेकिन इसमें यह है कि जैसे इसकी ग्रोथ हुई है कि पहली फेज में वो प्योरली उसके राइट्स के ऊपर बात हुई और उसको ही डिफेंड किया गया, उतना एकेडमिया में काम नहीं हुआ, इतने फ्रेमवर्क्स पे काम नहीं हुआ। लेकिन फिर जब हमारे पास सिमोन आती है, सेकेंड वेव आती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ वो एक डिस्कोर्स हुआ कि ये जेंडर जो है ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और फिर उसके ऊपर चीजें हुई। लेकिन जब हम थर्ड फेज में आते हैं जो अभी तक एक्सटेंड हुई है स्ट्रक्चर करें उसको, तो उसमें फिर आइडेंटिटी जो है उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन हो रही है, उसके ऊपर ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिबेट्स भी हैं। तो इसके ऊपर उसके अंदर से जैसे क्रिस्टीवा जो है वो अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कहते हैं और वो एक और डिस्कोर्स पैदा करती हैं। तो कहने से का मतलब ये है कि औरत को लेकर डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर उसकी डिफरेंट डायमेंशंस को ही डिस्कस किया गया, उसके लिए फाइट किया गया। लेकिन हम अब जहाँ खड़े हैं वहाँ हमारे पास जो ये क्राइसिस है कि अगर मैं एक खातून हूँ तो और मैं एक मेरे जहन के अंदर या मेरे अंदर मैस्कुलिन ज़्यादा एस्टैब्लिश हो गई चीज़ें, मैं उसी तरह परफॉर्म कर रही हूँ और इस तरह एक आदमी के अंदर मैस्कुलिन की जो फेमिनिन ज़्यादा होंगी उस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को पीछे कर दिया गया और ये कहा गया कि जो आप चाहते हैं, जो आप साइकोलॉजिकली फील करते हैं कि आपको वो उसी को आप मैनिफेस्ट करें। तो आपकी बॉडी और एक और है, आपकी परफॉर्मेंस एक और है। तो ये जो एक क्राइसिस है जो पैदा हुआ
इससे हम कैसे देखो मेरा ख्याल है कि ये क्राइसिस तो उसे कहना ठीक नहीं कि क्योंकि ये एक ज़ाहिर है कि मैंने बताया कि जो ट्रेंड्स हैं उसके अंदर पूरा नोशन ऑफ फैमिली और नोशन ऑफ लाइफ और नोशन ऑफ एग्जिस्टेंस ही जब चेंज हो रहा है तो जाहिर है कि बॉडी अब वी आर नॉट टॉकिंग इन फिलोसफी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गन्स it's not a body it's organs without body for an eye specialist you are not a body you are an eyeball carrier for a nephrologist you are not a body you are a kidney carrier body, you know. So there is a body without organs and there is an organ without body. सही है तो इस ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है उसी का एक आउटपोस्ट ये कि भाई वुमेन बॉडी जो है वो कंसीलमेंट है और कंसीलमेंट जो है वो एबनॉर्मेलिटी है और एबनॉर्मेलिटी जो है वो डिनाइल ऑफ ऑटोनॉमी है और डिनाइल ऑफ ऑटोनॉमी इज द डिनाइल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है और डिनाइल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन डिनाइल ऑफ ह्यूमैनिटी है लिहाजा बॉडी को वन शुड पुट असाइड द बॉडी तो ये तो 1970s से ये मामला चल रहा है प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा जो क्लासिकल आर्ट है उसको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि जब आप किसी डिस्कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका बुनियादी मकसद क्या होता है वेल एडजस्टेड सोसाइटी वेल प्रोग्रेसिव सोसाइटी एफ्लुएंट सोसाइटी मॉडर्नाइज सोसाइटी या एक ऐसी सोसाइटी जिसमें मरने के बाद इंसान को खुदा माफ करे तो अगर फंसे तो इमाम गजाली से पूछो तो इमाम गजाली कहते हैं जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता हमेशा कि वो उसे एफ्लुएंस दे दे या उसे ताकत दे दे या वो उसे मुतमईन कर दे उसके हाल के ऊपर या ये तो हम नफ्सुल मुतमईन्ना यर्जिउ रब्बी की रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली फिल जन्नह तो अगर गजाली कहता है कि भाई आप एक ऐसे इंसान बनाना चाहते हो जो मुतमईन हो जाए तो वो खुश है यही है अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस लेकिन अगर फंस गया तो गजाली का ये आर्गुमेंट किसी मार्क्सिस्ट को बता अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि ये डिस्क्रिमिनेशन जारी रहे अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि औरतों की पिटाई अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि इंटीरियलिज्म बता वो ही नहीं कहना वो तुम्हें ये बता रहे हैं कि किसी चीज में पार्टिसिपेट करने का तुम्हारा मकसद है फर्ज किया कि तुमने पूरी जिंदगी जेंडर डिस्कोर्स के ऊपर काम किया लेकिन तुम खुश नहीं रह सकते हर वक्त नाराज रहे हर वक्त गुस्से में रहे हर वक्त दुखी रहे और इसी दुखी में तुम चले गए तो इसका मतलब हो सकता है तुम कुछ ऐसा कर रहे थे जो तुम्हें शायद नहीं करना चाहिए सर ऑन लाइटर नोट जैसे जॉन एलियट कहते हैं कि जो जहन वाले लोग हैं वो तो हमेशा सूदा रहते हैं दुखी रहते हैं बेवकूफों के लिए दुनिया जन्नत है तो इसको फिर आप ऑन लाइटर नोट आप इसको हाँ मेरा ये देखो मसला क्या होता है मसला ये होता है कि मुतमईन होने का मतलब ये नहीं होता कि खुश हो लेकिन जो मुतमईन होता है वो अपने दुख पर राजी होता है रजा जो उसका ताल्लुक खुशी से नहीं होता लेकिन गजाली उसको इंटरप्रेट कर रहा है खुशी गजाली उसको इंटरप्रेट कर रहा है रियल हैप्पीनेस वही है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी आदमी प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है उसके सामने क्लियर होना चाहिए कि वो क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा है जैसे मैंने जिंदगी में जो कुछ भी लिखा है उसकी मकसद ये नहीं था कि पाकिस्तान में एफ्लुएंस आ जाए मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ क्लासिकल जो रिलीजियस डिस्कोर्स का है उसमें जितने भी बड़े लोग हैं उनका बुनियादी मकसद ये था अगर वो मुसलमान थे यही था कि उसके नतीजे में खुदा उन्हें माफ कर दे अब जब फर्जिया तुम ये समझते हो कि तुम औरतों के साथ जुल्म करोगे उनके साथ नाइंसाफी करोगे खुदा की आयतें झुटलाओगे हुजूर की सुन्नतें झुटलाओगे और फिर तुम खुदा माफ कर देगा तो जाहिर है फिर तुम माफ नहीं करेंगे तो बिल्कुल रैशनल ही साबित हो जाएगा कि वो तो पकड़ा गया तो हमें ये समझना चाहिए उनकी अगर हमें कोई इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं लगती तो वो बेचारा ऐसा ही समझता होगा
सर आखिर पे आप औरत को क्या कहना चाहेंगे अपने आप को और बेहतर करने के लिए, अपने स्टेटस को और अपनी कॉन्शियसनेस और इसी तरह के मल्टीवियर्स काम करे जिससे वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सके और बेहतर इंसान के तौर पे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके, तो इसके लिए औरत को क्या? देखो, मैंने जब पढ़ाना शुरू किया ना यूनिवर्सिटी में, मैं एक रिलीजियस ओरिएंटेशन रखकर ही यहाँ पर आया और यहाँ पे मैंने चीज़ें पढ़ी। और लेकिन जब मैं पढ़ाना मैंने शुरू किया, मैंने कभी ये फर्क नहीं किया कि सामने लड़की है या लड़का है। मेरी कोशिश ये रही कि मैं इसे जो ऑनेस्टली जो मैं समझता था मैंने बताया। उसमें कुछ चीज़ें औरतों को बुरी लगी, कुछ लड़कों को बुरी लगी, लेकिन मैंने कभी भी जेंडर वाइज नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ कि जब जैसे ही आप ये कहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की बात करूँगा तो मैं उसे जिंदगी से काट देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अब इसको मैंने जिंदगी से काट के अलग रखकर मैं इसे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये एक तारीख का जबर था कि मैं मर्द पैदा हुआ तो औरत पैदा हो गई, लेकिन जब एक इंसान के तौर पे तुम पैदा हो गए और अगर तुम मुसलमान भी हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी यही है कि तुम कमजोर पे जुल्म नहीं करो। जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें तमाम मुसलमानों में कंसेंसस होगा, जितनी भी इंटरप्रिटेशन, इवन क्रिश्चियंस में भी शायद, दुनिया के हर रिलीजन। तो प्रॉब्लम ये है कि जो भी इंसान, याद रखो कि हमेशा जुल्म उन लोगों ने किया है जो कभी मजलूम रहे। उसकी वजह ये होती है the consciousness of exploitation guarantees that you have a legitimate right to do violence. और वो सोशल वायलेंस भी हो सकता है, वो कल्चरल वायलेंस हो सकता है, वो जेंडर वायलेंस भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये अगर फर्ज किया कि हमें ये पता चला कि औरतों के साथ जुल्म हुआ, किसी मर्द को अगर ये पता चला कि उसकी माँ के साथ ज्यादती हुई और वो ये देख रहा है तो उसे अपनी बीवी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, अपनी बेटी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जवाबदेह होगा। इसी तरीके से जो वुमेन इश्यूज के ऊपर लिख रहे हैं उनकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और उन्हें हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए उन पर्सपेक्टिव की लेजिटिमेसी का जिन स्पेक्टिकल्स के थ्रू इस प्रॉब्लम को देखना है, क्योंकि उस मैट्रिक्स के बाहर भी बहुत कुछ है जिस लेंस के थ्रू हम उसे देख रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो क्रिटिकल माइंड होता है ना, वो अगर क्रिटिकल है एक सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में तो वो अपने बारे में भी क्रिटिकल होना चाहिए। अगर फर्ज किया कि जो पाकिस्तान में फेमिनिज्म है उस और यूरोपियन फेमिनिज्म में बहुत फर्क है। पाकिस्तानी फेमिनिज्म का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में फेमिनिज्म एक पेठी भाई है और वो क्रिटिक नहीं करते उन फिलोसॉफिकल इनकोहेरेंसेस की जो कि जेंडर के नाम पर, जेंडर स्टडीज के नाम पर पाकिस्तानी औरतें और इंटेलेक्चुअल्स कर रही हैं पाकिस्तानी औरतों के साथ। और अगर तुम देखो कि तुम मुझे बता नहीं सकती कोई एक किताब का नाम जो कि इंटरनल क्रिटिक हो जेंडर स्टडीज, ये बताता है इस बात को कि थॉट मैलिग्नेंट है और हेल्दी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ हजारों किताबें जो कि फंडामेंटलिज्म की क्रिटिक है और ऑर्थोडॉक्सी की क्रिटिक है, ट्रेडिशनलिज्म की क्रिटिक है, इंटरनल क्रिटिक है। जैसे मैंने बता रहा हूँ मैं ट्रेडिशनलिस्टों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ट्रेडिशनलिज्म को पढ़ा है सबको, लेकिन मुझे उनसे इख्तिलाफ है। मैंने लिखा भी है, बोला भी है, लेकिन जेंडर इश्यूज जो है वो उसमें तुम्हें ऐसी लोगों को पैदा करना पड़ेगा जब तुम 20 साल 25 साल के बाद तुम्हारे सोसाइटी के अंदर एक रोल होगा सिग्निफिकेंटली, तो तुम्हारी ऐसी स्टूडेंट्स होनी चाहिए जो इसके अंदर जो इंटरनल क्रिटिक हो वो करें, जैसे कि यूरोप के अंदर लोगों ने की। क्रिटिक का मतलब ही यही होता है, क्रिटिकल थियरी का मतलब ही ये होता है द क्रिटिक
of the critique and the method of the critique and the instrument of the critique and rational critique of rationality is the real critique. तो उसके लिए होना चाहिए, हर बंदे के अंदर उस सलाहियत होनी चाहिए कि वो ऐसे लोग जनरेट करें, क्योंकि अगर मर्द उस पर बोलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, वो समझेंगे कि यार अच्छा तो ये पीछे रखना चाहते हैं और जुल्म करना चाहते हैं। सर बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की, और बिल्कुल जैसे वेस्ट के अंदर तो फेमिनिज्म के ऊपर और इसके अंदर ये तनकीद और क्रिटिसिज्म का सिलसिला शुरू है, वो भी रहा है, बहुत सिग्निफिकेंटली इसके ऊपर काम हो रहा है। कोर्सेज भी है, जैसे पोस्ट फेमिनिज्म पे जो कोर्सेज आ रहे हैं, वैसे तो कुछ जगहों पर हैं, लेकिन आई डोंट नो कि उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लोग देख रहे हैं, सीरियसली वैसे लिए जा रहे हैं उसको। और पाकिस्तान में चूंकि फेमिनिज्म ये भी पूरी तरह नहीं आया, तो मेरा गुमान और एक उम्मीद है कि जब जरा कुछ वक्त गुजरेगा, वो बेहतर तरीके से यहाँ जेंडर के ऊपर काम होगा, तो फिर इसके पर्सपेक्टिव भी जरूर पैदा होगी जो एक हेल्दी क्रिटिक होगी और उसको और अच्छा डिस्कोर्स बनाने में मदद देगी। तो सर आपका बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा वक्त देने के लिए, इतनी फिलोसॉफिकल, इंटेलेक्चुअल और हर हवाले से कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करने के लिए। यकीनन ये डिस्कोर्स जो आज हुआ है, ये बहुत सारे ज़हनों के अंदर वो रोशनी जलाएगा, जिसके बाद वो सोचना शुरू करेंगे, क्रिटिकली चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। और इसका बहरहाल मुझे बड़ा यकीन है कि एक हमारे गिनिया के अंदर पॉजिटिव और बेहतर कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। तो थैंक यू वेरी मच।